2 more minutes. तरुण, सेजल, रितिका, नैन्सी। मैम 2 मिनट परम। रुकते हैं। ओके। क्या आप लोग न्यूज़पेपर के नोट्स बनाते हो रोज? तो देखो, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि करंट अफेयर बहुत डायनामिक है और कोई ये गारंटी नहीं कर सकता कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वही आएगा। तो उसके लिए आपको खुद से भी थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मतलब न्यूज़पेपर डेली पढ़ना। पर हम भी हर डेली जो हमारी कंपाइलेशंस होती है, वीकली कंपाइलेशंस होती है, वो आपके पास लेके आते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो वी ऑलरेडी हैव 16 पार्टिसिपेंट्स अब। तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है इटली। बनी है फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इंक्लूड इन इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट। इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट। देखो, ये लिस्ट रिलीज करता है यूनेस्को। तो अभी एक और हमारा इंडियन कल्चर है जो इस लिस्ट में आया है, कोई उसका नाम बता सकता है? तो वो थी मैम दीपावली। दिवाली। हाँ जी, वो थी दीपावली। तो कुछ नहीं, ये लिस्ट क्या करता है, जो वर्ल्ड के जितने भी बेस्ट हमारे कल्चर होते हैं, हमारी प्रैक्टिसेस होती है, वो क्या करता है, उसको उस लिस्ट में डाला जाता है। ठीक है, यूनेस्को ये करता है। तो इटली की जो हमारी क्विजीन है, नेशनल क्विजीन है, उसको भी क्या किया गया है, इस लिस्ट में डाला गया। ऑलरेडी इंडिया में इस लिस्ट में हमारे गरबा 2023 में गरबा को डाला गया। दुर्गा पूजा को 2021 में डाला गया। रामलीला, कुंभ मेला को 2017 में डाला गया। तो आपका काम है कि और जो हमारी इंडियन कल्चर और हेरिटेजेस है, उस किस किस को इस लिस्ट में डाला गया वो आप देखना। तो अभी के लिए है कि इटली की जो हमारा नेशनल क्विजीन है उसको इस लिस्ट में डाला गया। तो पहला पहला करंट अफेयर्स यही था। अब दूसरा है कि इंडिया का रैंक, जो हमारा पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में जो रिलीज हुआ है, उसमें इंडिया का रैंक आया है 67th आउट ऑफ 193 कंट्रीज। ठीक है, तो जो ये रैंक है वो निकालती है आर्ट एंड कैपिटल। आर्ट एंड कैपिटल। आर्ट एंड कैपिटल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो आर्ट एंड कैपिटल है, ये एक इंटरनेशनल कंसल्टेंसी कंपनी है। कंसल्टेंसी कंपनी है जो कि 2006 में बनी है। तो इसका काम ये है कि जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है उसको रिलीज करना और उनको एक रैंक देना। तो इसमें 67 तो इंडिया को मिला है, पर इसमें फर्स्ट रैंक मिला है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और रैंक 2 मिला है सिंगापुर और स्पेन को। सिंगापुर एंड स्पेन। तो इसका काम है कि ये इन्वेस्टमेंट करती है और ग्लोबल सिटीजनशिप प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि इसको 67th रैंक हमारे इंडिया को मिला है इसमें। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया ने जीता है स्क्वैश वर्ल्ड कप। स्क्वैश वर्ल्ड कप। और ऐसी करने वाली एशिया की सबसे पहली जो कंट्री है वो बनी है इंडिया। तो स्क्वैश वर्ल्ड कप एक रैकेट स्पोर्ट ही है जिसमें क्या करना होता है, हमको हिट करना होता है एक स्मॉल रबर बॉल को अगेंस्ट द वॉल। तो इंडिया का फाइनल हुआ था हांगकांग के साथ। और ये फर्स्ट एशियन कंट्री बनी इसको जीतने वाली। और ये ऑर्गेनाइज हुआ था, ये स्क्वैश वर्ल्ड कप, चेन्नई में। चेन्नई, इंडिया। बस इसमें भी इतना ही था। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिलिसेरा लेक। ये जो सिलसेरा लेक है ये बनी है, इसको डाला गया है 96 रामासर साइट।
ठीक है। तो ये सिलेसर जो सिलसर लेक है ये है राजस्थान के अलवर में, राजस्थान के अलवर में, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है। तो अब कितनी होगी टोटल रामसर साइट हमारी? 96। 96 बनी है सिलेसर लेक। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है ऑफिशियल नेम ऑफ एटॉमिक एनर्जी बिल। तो जो ये टॉपिक है ना, ये हमारे मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसमें थोड़े थोड़े मेंस के भी हम कुछ पॉइंट्स देख लेंगे। क्या है ऑफिशियल नेम ऑफ एटॉमिक एनर्जी बिल? जो कि 2025 में अप्रूव किया गया है कैबिनेट के द्वारा, अप्रूव बाय यूनियन कैबिनेट। तो इस बिल का नाम है, इसका जो ऑफिशियल नेम दिया गया है वो है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट। आई होप आप साथ साथ लिख रहे होंगे। एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है और इसको बोला जा रहा है शांति बिल। अब इसमें क्या है कि इस बिल ने क्या की, एंड की है मोनोपोली किसकी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट आया था 1962 में। उसके बाद से 2010 तक ये जो सेक्टर है बहुत रिस्की और बहुत अनअट्रैक्टिव था हमारे प्राइवेट के लिए, हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए। तब जो शांति बिल है इसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है ये जो 1962 और 2010 तक का जो ये रिस्की जो था ये, इसको, और इसकी जगह ला लिया है एक ऐसा बिल जो हमारे जो एटॉमिक एनर्जी को प्राइवेट सेक्टर के साथ अब जोड़ेगा। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? देखो बहुत सेंसिटिव सेक्टर है हमारा जो एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी है। तो इसकी जरूरत इसलिए है कि हम इंडिया को क्या बनाना है, एक क्लीन एंड फास्ट एनर्जी। तो देखो 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर 2047 तक बननी चाहिए, ये हमारा एम है। और नेट जीरो का जो एम है वो कब तक है, कोई बता सकता है? नेट जीरो एमिशन 2070 तक, 2070 तक हमको क्या करना है, नेट जीरो एमिशन। तो अब क्या है, करंटली जो हमारा न्यूक्लियर कैपेसिटी है इंडिया की वो है 8 जो कि सिर्फ और सिर्फ 3% हमारी नेशनल पावर के डिमांड, नेशनल पावर को डिमांड करती है। तो इसलिए हम इनवाइट कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को ताकि वो अपनी टेक्नोलॉजीज हमको हमको दे। और जिस वजह से क्या होगा, हमारा फाइनेंसेस बढ़ेंगे, हमारे फाइनेंशियली, और न्यूक्लियर कॉपरेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो थोड़ा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ये 1954 में बना था। और इसके जो फर्स्ट सेक्रेटरी थे वो थे डॉक्टर होमी भाभा। और कोई मेरे को बता सकता है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? एनीवन? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है मुंबई में। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या ये समझ आ गया आपको? यस एनीवन मैम। प्लीज, कुछ पूछना है आपको इससे, क्योंकि ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। नो मैम। अच्छा चलो, अब देखते हैं हम। बिहार बना है हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल मखाना बोर्ड। तो देखो जब नीतीश कुमार जी और जो हमारे चंद्र बाबू नायडू थे ना, उनके सपोर्ट से क्या एनडीए सरकार आई थी। तो एनडीए सरकार ने बहुत सारे काम किए थे, तो उसमें से एक गिफ्ट ये भी था, ये प्रपोजल रखा था बजट में 2024 के, कि नेशनल मखाना बोर्ड बनेगा बिहार।
तो बस इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि नेशनल मखाना बोर्ड बना है बिहार। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम ऑपरेशन थंडर ऑफ 2025। तो ये ऑपरेशन जो थंडर है ये कंडक्ट करवा रहा है इंटरपोल। इंटरपोल है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो देखो, अगर कोई क्राइम करके इंडिया से दूसरे देश भाग गया, बहुत मुश्किल होता है उसको पकड़ना। तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है जो क्या करती है कि दुनिया की जितनी भी पुलिस है ना, उनको क्या करती है, एक साथ जोड़ती है। तो वो है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ये ऑपरेशन थंडर है ना, ये बना है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि डिसमेंटल करना है वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग और ये नेटवर्क्स को। तो जितनी भी हमारी वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग होती है उसके नेटवर्क को डिसमेंटल करने के लिए ये ऑपरेशन थंडर चलाया जा रहा है। और इंटरपोल के साथ एक और है जिसको हम वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये दोनों मिलकर कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों मिलकर इस ऑपरेशन को चला रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जितने भी इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होगी उसको रोका जाएगा, और जो उनके नेटवर्क जितना भी होगा उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो ये अभी तक 134 कंट्रीज में चला है ये ऑपरेशन। और इसमें 30,000 से भी ज्यादा जो इलीगल एनिमल और प्लांट्स है या टिम्बर ट्रेड है उनको रोका जा चुका है। तो इसका एम तो आपको पता चल गया कि जितनी भी जो इंटरपोल है कि पुलिस जितनी भी है उनको जोड़ना। इसका हेडक्वार्टर है, इंटरपोल का हेडक्वार्टर है फ्रांस। और इसमें इंटरपोल में है 196 कंट्रीज। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025। तो जो फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर है वो बने हैं ऑस्मान डेम्बले, जो कि फ्रांस के प्लेयर है। ठीक है। अब जो फीफा है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अवार्ड प्रेजेंट करती है किसके लिए, फुटबॉल के। ये फुटबॉल के रिगार्डिंग है सब कुछ। तो जो फीफा है वो फुटबॉल का है। और जो हमारे ये ओस्मान डेम्बले है ये फ्रांस के फुटबॉल प्लेयर थे। और जो ये फीफा है इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में। जो फर्स्ट अवार्ड इस फीफा के तहत दिया गया था वो था 9 जनवरी 2017 में। तो बस आपको इसका हेडक्वार्टर याद रखना है, फर्स्ट अवार्ड, और जो अभी मैन प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं 2025 के, उनका नाम याद रखना है। तो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखते हैं हम जिंगिया पोप। ये थोड़ा नाम इसका थोड़ा अजीब है। यांग लीग, ये एक बोट रेस है। ठीक है। ये एक मेघालय की बोट रेस है जो कि ट्राई हिल फेस्टिवल है। ये आजकल बहुत ज्यादा, ये भी बहुत चर्चा में था क्योंकि ये बहुत टाइम बाद हुई है, बहुत सालों बाद हुई है। जिसका नाम है जिंगियो कियांग लिंग बोट रेस। तो ये है मेघालय की, और एक ट्रेडिशनल बोट रेस है। और इसमें जो कम्युनिटी आती है वो है खासी और जयंती। तो इनकी इनकी कम्युनिटी की ये रेस है। तो अगर आपको आया कि ये इस नाम का कुछ आया तो ये बोट रेस है। ठीक है। तो अब देखते हैं हम नरेंद्र मोदी के विजिट को। तो आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी जॉर्डन, इथोपिया और ओमान के विजिट पर थे। तो नरेंद्र मोदी जी को इथियोपिया में हाईएस्ट नेशनल ऑनर मिला है, और इस नेशनल ऑनर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इथियोपिया में उनको मिला है उसका नाम है द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। तो नरेंद्र मोदी जी फर्स्ट लीडर बने हैं इस
जो इस ऑनर को रिसीव करने वाले। इससे पहले बिल गेट्स को भी ये ऑनर मिला था, पर जो फर्स्ट लीडर है वो हमारे मोदी जी बने। तो अब देखो जॉर्डन की हम कैपिटल देख लेते हैं। जॉर्डन की कैपिटल है, किसी को पता है? अमान। तो ये एक मोनार्क कंट्री है, तो थोड़ा जॉर्डन का हम लोकेशन भी देख लेते हैं, इसकी बाउंड्री जो शेयर करता है। तो देखो इधर नॉर्थ में हमारे सीरिया आता है, फिर नॉर्थ ईस्ट में इराक, सऊदी अरेबिया, इधर इजिप्ट, और इधर इसमें पैलेस्टीन और इजराइल। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको एज इट इज नोट कर लेना। ठीक है। तो इथोपिया में अभी ये आप खुद देखना कि एक वॉल्केनो है जिसका नाम है हाईली गुबी। ये एक ट्राई जंक्शन ऑफ प्लेट है, तो ये बहुत न्यूज में था अभी, तो ये आप खुद देखना कि ये इथोपिया में इस वॉल्केनो की ये क्यों न्यूज में था। अब चलते हैं ओमान। तो ओमान की कैपिटल है मुस्कैट। ठीक है। तो ओमान सेकंड कंट्री बनी है जीसीसी की। तो जीसीसी है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। इसके साथ साथ यहीं से जब ये ओमान का दौरा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था, तो यहाँ पे एक साइन हुआ था सेपा। तो आप सबने सुना होगा सेपा। सेपा है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। तो जो ये एग्रीमेंट होते हैं ना, इनकी जरूरत क्यों होती है? कोई बता सकते हैं कि ये एग्रीमेंट्स जो होते हैं इनकी जरूरत क्यों होती है हमको? एनीवन? तो देखो जो ये एग्रीमेंट होते हैं ना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये जरूरी होते हैं क्योंकि आजकल आपने देखा होगा टैरिफ टेरर। ठीक है, जैसे यूएसए है, यूएसए ने हम पे इतना ज्यादा टैरिफ लगा दिया, तो उसको देखते देखते मैक्सिको ने भी हम पे 50% टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। अब उस इसी को बोलते हैं हम फिशिंग इफेक्ट। तो जो ये एग्रीमेंट है ये क्या करता है? इनहेंस करेगा बायलेटरल ट्रेड को। तो ओमान प्रोवाइड करेगा जीरो ड्यूटी एक्सेस ऑन अराउंड 98% ऑफ ओमान टेरिफ लाइंस पे। ठीक है। और इंडिया की जो प्रेजेंस है वो दूसरी गल्फ कंट्रीज में भी हो रही है। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, जिसको बोलते हैं सॉफ्ट टाइज। जैसे यूएई है, यूएई के साथ सॉफ्ट टाइज की वजह से क्या हुआ, यूएई में राम मंदिर बना, जो हमारा कल्चर शेयर इस एग्जाम्पल है, कल्चर शेयर। ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, इनहेंस हो जाएगी मोबिलिटी इंडियन प्रोफेशनल्स की, लेबर्स की। और इसी तरह इंडिया ने सक्सेसफुली सिमिलर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन की है यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और यूएई के साथ। ठीक। अब हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जो ये ट्रेड होते हैं, ये ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, आपने सुना होगा पीटीए, एफटीए, सेका, सेपा, कस्टम मार्केट। तो थोड़ा इसके बारे में हम इसके बारे में देखते हैं। तो देखो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एग्रीमेंट्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एग्रीमेंट्स। देखो इकोनॉमिक जो पावर बनने के लिए ना, हमको बाकी कंट्रीज के साथ क्या करना होता है? इंटीग्रेट करना होता है। इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एग्रीमेंट। तो अब देखो टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स। तो स्टार्ट होता है, ये देखो, पीटीए से। पीटीए, फिर आता है एफटीए, फिर आता है सेका और सेपा, फिर आता है कॉमन मार्केट, फिर आता है इकोनॉमिक मार्केट। तो इसको थोड़ा हम देख लेते हैं, ताकि जब आपके पास इसके बाद ये न्यूज में आए, न्यूज़पेपर में आए, तो आपको पता हो कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हम पीटीए, जो कि है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। पीटीए, तो देखो पीटीए का एग्जाम्पल है इंडिया और यूएई। तो इंडिया ने यूएई के साथ ये पीटीए साइन किया है। तो इसमें क्या होता है, दो से ज्यादा पार्टनर्स पार्टनर्स होते हैं जो एग्री करते हैं टैरिफ को रिड्यूस करने का एक नंबर पे।
एक लिस्ट बनाई जाती है प्रोडक्ट की, जिसपे वो एग्री करते हैं कि हम इतना रिड्यूस करेंगे, और उस लिस्ट को बोलते हैं पॉजिटिव लिस्ट। ठीक है। अब ऐसा ही है एफटीए, विच इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब इसमें पीटीए में क्या होता है कि ये सारे ट्रेड को कवर नहीं करता। एफटीए क्या करता है, इसके अलावा जो भी होते हैं उसको कवर करता है। अब कैसे? देखो, एफ पीटीए में क्या बोला था मैंने कि पॉजिटिव लिस्ट होती है, मेंटेन होती है, जिसको देख के क्या होता है कि दोनों कंट्रीज क्या करती है, रिड्यूस करती है अपने टैरिफ को। एफटीए में बनती है नेगेटिव लिस्ट। इस नेगेटिव लिस्ट को हम एक्सकल्शन लिस्ट बोलते हैं इन केस ऑफ एशिया। ठीक है। अब इसमें क्या होगी, दो कंट्रीज अपनी कुछ आइटम्स लेगी, ठीक है, उसके ऊपर क्या करेगी, टैरिफ लगाएगी, और बाकी के ऊपर नहीं लगाएगी। मतलब वो एक लिस्ट बनाएगी कि इस वाले पर्टिकुलर चीज के ऊपर टैरिफ लगेगा, इसके ऊपर नहीं लगेगा। तो इसमें जो एफटीए है, एफटीए में मोर प्रोडक्ट्स आते हैं, मोर ट्रेड्स आती है, जिसपे हम ड्यूटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है पीटीए और एफटीए पे। इस पे बनती है नेगेटिव लिस्ट, इस पे बनती है पॉजिटिव लिस्ट। फिर आता है हमारा सेपा और सेका। इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है। तो जो पीटीए और एफटीए थे ना, इसमें क्या होते थे, सिर्फ गुड्स कवर हो रहे थे कि गुड्स पे टैरिफ रिड्यूस होगा या गुड्स पे टैरिफ लगेगा। पर इसमें क्या होगी, अब सर्विसेज, पैकेजिंग ऑफ गुड्स और इन्वेस्टमेंट, इस पे भी क्या होगा, टैरिफ लगेगा। इस पे भी टैरिफ पे डिस्कशन होगी। तो इसका एग्जाम्पल जो है, हमारा सेप्पा का एग्जाम्पल इंडिया और कोरिया भी है। इंडिया ने कोरिया के साथ भी सेप्पा साइन किया है। फिर आती है हमारी कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन, तो इसमें क्या होकर, कस्टम यूनियन मतलब इसमें होती है पार्टनर कंट्रीज, जैसे मान लो ए, बी, सी, डी कंट्रीज है चार। तो ये क्या करेगी कि जीरो ड्यूटीज लगाएगी आपस में, आपस में इनकी जीरो ड्यूटी होगी। पर ये एक मेंटेन करेगी कॉमन टैरिफ अगेंस्ट द अदर कंट्रीज। जैसे कि इनकी आपस में तो जीरो टैरिफ है, पर अगर इंडिया पे मान लो ए ने लगाया 10% टैरिफ, तो जो बाकी जो कंट्रीज है उनको मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो भी उसके गुड्स पे कितना 10% ही कॉमन लेवल पे टैरिफ लगा सके। तो इसको बोलते हैं कॉमन यूनियन। फिर उसी तरह आता है कॉमन मार्केट। अब एक जो कॉमन मार्केट है, ये कॉमन यूनियन का ही एक तरह से एक स्टेप, डीपर स्टेप है। इसमें मूवमेंट ऑफ लेबर होगी, कैपिटल्स हो गई, इसको फैसिलिटेट किया जाता है। तो यूरोपियन कॉमन मार्केट इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। तो इसमें यही था। आपको समझ आ गया ये पीटीए, एफटीए, जो ये ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं और ये क्यों जरूरी है? यस मैम। यस मैम। कुछ पूछना है इसमें से? चलो, तो अब हम देखते हैं इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। तो गोरखपुर यूपी में बनी है इंडिया की फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि प्रोफेशनल कोर्सेज दिए जाएंगे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के, मतलब एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए इसमें कोर्सेज दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट क्या करेगा, एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग होगी उनकी फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इकोलॉजी और क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट। बस इसमें यही है कि फर्स्ट इन सबसे पहली ये फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बनी है, और ये कहाँ बनी है, जगह इंपॉर्टेंट है, यूपी, गोरखपुर। अब देखते हैं नेक्स्ट। मेघालय ने लॉन्च किया है रिफंडेबल ग्रीन डिपॉजिट स्कीम टू रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन। मेघालय ग्रीन डिपॉजिट की। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो जो भी वहां पे टूरिस्ट घूमने आते हैं ना, उनको क्या है, ग्रीन डिपॉजिट फी देनी पड़ेगी, जो कि अराउंड ₹100 है। ठीक है। पर जो ये ₹100 होंगे, जब टूरिस्ट मेघालय में एंटर करेगा, अगर उनके पास कोई भी प्लास्टिक की चीजें है, तो उनको क्या पहले ये ₹100 देने होंगे। पर जब अगर वो वापस आएंगे, अगर उनके पास वो प्लास्टिक की चीजें फिर से वो रिटेन रिटेन रहती है या डिस्पोज नहीं होती, तो उनको वो पैसे वापस नहीं दिए जाएंगे। अगर वो बिल्कुल क्लीन वापस आते हैं, तो वो
100 रुपीज उनको वापस कर दिए जाएंगे। बस इसमें इतना है कि वो ग्रीन डिपॉजिट स्कीम उन्होंने अपने टूरिस्ट को की जो ये पोल्यूशन है, जो वहां पे पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए ये है। कोई मेरे को बता सकता है कि मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। शिलोंग। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है गोवा लिबरेशन डे। तो गोवा लिबरेशन डे मनाया गया है 19 दिसंबर को। ठीक है। तो गोवा लिबरेशन डे में देखो हम क्या देख सकते हैं कि सबसे पहले कि गोवा में पोर्टुगीज आए थे। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ हमारी ईस्ट इंडियन कंपनी ही आई थी, उसके अलावा डच आए थे, डेनिश आए थे, पोर्टुगीज आए थे। तो 1510 में क्या हुआ था कि पोर्टुगीज यहाँ पे गोवा में थे। ठीक है, उनका राज था। पर जब इंडिया फ्री हुआ, जब उसको फ्रीडम मिली, तो हमारे जो हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि वहां से जाने के लिए। पर जो पोर्टुगीज थे वो वहां पे सस्टेन रहे, वो बिल्कुल नहीं माने जाने के लिए। तो फिर इसी वजह से 1961 में हमने एक ऑपरेशन चलाया जिसको बोलते हैं ऑपरेशन विजय, ताकि हम पोर्टुगीज को क्या कर सके, गेट आउट फ्रॉम इंडिया। तो ये जो ऑपरेशन विजय था, ये 17 से 19 दिसंबर तक चला था। और इसमें क्या हुआ था, 36 से 40 आवर्स के अंदर अंदर पोर्टुगीज को हमने बाहर निकाल दिया था। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद इंडिया ने पास किया था 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1962 में बना था, जिसके चलते गोवा और दमन एंड दीव यूटी बना था। यूटी। उसके बाद आया 56, ये पॉलिटी में हम करेंगे, पर आप इसको प्लीज नोट कर दो। 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत क्या बना था, गोवा और दमन एंड दीव यूटी बना था। और 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 में गोवा क्या बना था, एक स्टेट बना था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 के तहत गोवा स्टेट बना था। और कौन सा स्टेट बना था, 25th स्टेट ऑफ इंडिया। उसके बाद 2020 में दमन एंड दीव, दादर दादर एंड नगर हवेली क्या हुई थी, ज्वाइंट यूटी बना दी गई थी। बस इसमें आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से याद रखनी है, गोवा कब स्टेट बना था और कौन सा स्टेट बना था। और लिबरेशन डे कब बनाया जाता है, 19 दिसंबर में। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है रणभूमि इनिशिएटिव। ठीक है, रण भूमि इनिशिएटिव। तो ये सिक्किम के छोला एंड डोकला डोकलम पास में स्टार्ट किया गया है। ठीक है। तो ये एक वॉर इनिशिएटिव है। इसमें क्या होगा कि जितने भी हमारी वॉर की प्लेसेस है ना, जहां पे हमारी वॉर्स हुई है, उसको क्या करना है, टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए यूज करनी। तो इसके तहत जितनी भी हमारी वॉर्स की प्लेसेस है उसको टूरिज्म के थ्रू दिखाया जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये सिक्किम में जो ये इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। और थोड़ा हम इन पासिस के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये पासिस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है छोला, और दूसरा है डोकला। तो जो छोला है वो लोकेटेड है ऑब्वियसली सिक्किम, उसकी लोकेशन है सिक्किम। ये छोले रेंज है सिक्किम में, जो भी इसको प्रोनाउंस करता है, हिमालय की रेंज है ये, यहाँ पे यहाँ पे प्रेजेंट है। और इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये पास है ये कनेक्ट करता है सिक्किम को तिब्बत से। इट कनेक्ट सिक्किम टू तिब्बत। वेरएस जो डोकला पास है ये है गैंगटोक में। और ये कनेक्ट करता है, ये भी कनेक्ट करता है सिक्किम को
टूबी वैली, CHUMBI, तिब्बत से। अब देखो यहाँ पे ना 2017 में इंडिया और चाइना के बीच एक कन्फ्लिक्ट हुआ था। तो आप वो देखना कि वो कन्फ्लिक्ट क्या हुआ था। उसके अलावा ये जो बाउंड्रीज है, जो ये डोकला पास है, इसमें बाउंड्रीज सिक्किम सिक्किम भूटान और चाइना के तिब्बत एरिया के साथ ये बाउंड्रीज लगती है इसकी, ये डोकला पास की। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन, व्हाट क्वालिफाइज एज एन अरावली हिल्स। ये क्वेश्चन है कि एक न्यू डेफिनेशन दी गई है अरावली हिल्स के लिए, कि अरावली हिल्स को होने के लिए क्या एक क्वालिफिकेशन चाहिए। तो देखो, इसमें दिया गया है कि जो एक लैंड फॉर्म है उसको 100 मीटर की उसकी हाइट होनी चाहिए, 100 मीटर से ऊपर उसकी हाइट होनी चाहिए। तो ये डेफिनेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिकमेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ, एमओ मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज। तो देखो, आपको पता है कि अरावली गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली है, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट 652 किलोमीटर तक है। तो ये राजस्थान को दो हिस्सों में तोड़ती है। इनकी वजह से क्या है, राजस्थान में ये ग्रीनरी और जो रिवर्स है। और अरावली का क्या काम है कि ये बैरियर है हमारे डेजर्ट के बीच में। पर क्या हो गया है कि जो ये बैरियर है ना, ये बाउंड्री है, इसमें क्या हो गया, माइनिंग शुरू हो गई है। अब माइनिंग की वजह से कम 50, 128 में से 50 जो माउंटेन्स है वो गायब हो चुके हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको बोला है कि आप एक डेफिनेशन दो कि अरावलीज में कौन सी हिल्स आएगी, क्योंकि वो जो हिल्स होगी वहां पे माइनिंग नहीं होगी। तो स्टेट के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन थी कि सिर्फ वही माउंटेन जो 100 मीटर या उससे अबव है, वो किस में आएंगे, अरावली की डेफिनेशन में। पर उससे क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 8.7% ही पहाड़ है जो इस डेफिनेशन में फिट हो रहे हैं। तो बाकी के सारे पहाड़ में क्या होगी अब, माइनिंग। तो अगर माइनिंग होगी तो उस वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है गुजरात, दिल्ली और राजस्थान में। तो वो जो इफेक्ट्स हैं वो क्या क्या हो सकता है सॉरी। तो देखो, सबसे पहला तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है, कि ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो जाएगा। डेजर्टिफिकेशन ऑब्वियसली, जितना ज्यादा अरावलीज कटेंगे, पेड़ कटेंगे, वो जो डेजर्ट है वो बढ़ता जाएगा। एयर पॉल्यूशन, जो पर्टिकुलेट मैटर है, जो पीएम पार्टिकल्स होते हैं ना, वो इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि जो उनका, वैसे ही दिल्ली इतना पोल्यूटेड है तो वो जो पार्टिकल्स है वो क्या वहां तक, फिर से वहां तक पहुंच जाएंगे। और उसके अलावा इंडियन मॉनसून में बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये इसके कुछ, इस वजह से इसके अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारे इफेक्ट्स लेके आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने वो डेफिनेशन मान भी ली है कि 100 मीटर और उससे अबव जितने भी हमारे माउंटेन्स होंगे वो किस में आएंगे, अरावलीज में। तो अरावलीज के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ये है कि अरावली एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, रेजिडुअल फोल्ड माउंटेन है, जो डेन्यूरेशन प्रोसेस के थ्रू बनता है। तो आप ये डेन्यूरेशन प्रोसेस भी देखना। इसकी लोकेशन दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में अरावलीज है। इसकी अरावलीज की हाइट है 300 से 900 मीटर। हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली कोई बता सकता है? हाईएस्ट हिल ऑफ अरावली, हाईएस्ट हिल ऑफ अरावली इज गुरु शिखर, ठीक है। और यहाँ पे जो रिवर्स है, रिवर्स के नाम देख लो आप, बानस, लूनी, साबरमती और सिहबी, ठीक है। और ये मिनरल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे क्वार्टिजाइट, ग्रेनाइट, कॉपर एंड नाइट्राइट। सॉरी। तो अरावलीज में यही है कि इसके इफेक्ट्स इतने ज्यादा हो जाएंगे
क्योंकि ऑब्वियसली जब कोल्स माइनिंग शुरू हो जाएगी वहां पे, तो जितने भी मैंने आपको इसकी ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, डेजर्टिफिकेशन, एयर पोल्यूशन, और जितने भी अर्बन एरियाज है ना, उसमें उनका इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है डेजर्टिफिकेशन। तो डेजर्ट फैलने लगेंगे, और जितनी वहां पे जो आधे पोर्शन ऑफ राजस्थान में ग्रीनरी है, रिवर्स है, वो सब कुछ एक तरह से डिप्लीट होना शुरू कर देगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मनरेगा का नेम चेंज हो गया, एमजी नरेगा। एमजी नरेगा विच इज अ नेशनल गारंटी, रूरल गारंटी एक्ट। इसका नाम चेंज होके हो गया है विकसित भारत, सॉरी सॉरी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्राम, वीबी, ग्राम, जी, विकसित भारत। अगर आप लिख रहे हो तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन। तो ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम थी, एमजी नरेगा, जिसके अकॉर्डिंग, जिसमें क्या होता था, एम्प्लॉयमेंट दी जाती थी अडल्ट ऑफ रूरल एरिया और अनस्किल्ड लेबर को। तो इसमें एक बेरोजगारी भत्ता मिलता है जिसको एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस बोलते हैं, जो सेक्शन 7 इसके लिए रूल्स बनाती है। तो देखो कोविड के टाइम पे ना, ये जो स्कीम थी, इसने बहुत ज्यादा हेल्प की है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा अनस्किल्ड लेबर यूज होते हैं। अब देखो, जैसे कर्नाटका हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इन्होंने काफी टाइम से ये डिमांड कर रहे थे कि जो इसके डेज थे, जो कि अभी तक 100 डेज इसमें दिए जाते थे, उनको, उसको बढ़ा दिया जाए। तो अब इसको बढ़ा के 125 वर्किंग डेज कर दिया गया है। तो अब ये प्रपोजल रखा है, जो ये चेंज करने को उसको बोला है। तो इसमें क्या होगा भाई, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम हो जाएगी। तो अभी तक क्या होता था, देखो 60-40 का रेशो होता था, कि 60 सेंटर देता था और 40 स्टेट का होता था। और जितने हमारे जैसे नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज है, वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, और जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, उसमें ये रेशो 10 और 90 का था। 10 एंड 90, 90 हमारे सेंटर देता था और 10 स्टेट देता है। ठीक है। तो अच्छा, इसमें जो अब जो ये स्कीम है, उसमें क्या होगा फोकस, वाटर रिलेटेड, जितने भी ये वाटर रिलेटेड में इसमें फोकस किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये आप देखना, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन देख के आना। और यूएसए फर्स्ट कंट्री बना था जिसने ये एम्प्लॉयमेंट स्कीम लेके, जो ये एम्प्लॉयमेंट स्कीम लेके आया था। तो ये अभी तक एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, और अब क्या है, ये सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है। बस इसमें यही डिफरेंस है। और इसकी वर्किंग डेज बढ़ा के 100 से कितने कर दिया है, 125। ठीक है। तो वी आर डन विद दिस वीक्स करंट अफेयर्स। तो Audio Jungle.